चलिए शुरू करते हैं। तो हमने आरबीसी वगैरह सब कुछ ख़त्म कर लिया था और हमने इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा पूछताछ भी कर ली। अभी बारी है डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी में बताइए, मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूबीसी के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होता है ग्रेनुलोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और अग्रेन्युलोसाइट्स। अब मैंने कहा ग्रेन्युलोसाइट्स को हम कह सकते हैं दानेदार और अग्रेन्युलोसाइट्स मतलब अदानेदार। और ग्रेन्युलोसाइट्स का मैंने कहा कि इसके अंदर तीन मुख्य कोशिकाएं पाई जाती हैं अलग अलग तरीके की। कौन कौन सी? एक और एक न्यूट्रोफिल। इसमें कहा था कि हमने पाया जाता है मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। हाँ जी, और मोनोसाइट्स सबसे बड़ी रक्त कोशिका होती है सर। हाँ, बड़ी कोशिका है, रक्त ब्लड कोशिका। सेल। अच्छा, यहीं पे एक बात और याद आ गई, मैं आपको बता दूं। आरबीसी और प्लेटलेट्स, ये दोनों ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। याद रखना, आरबीसी न्यूक्लियस नहीं होता, प्लेटलेट्स न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। अभी कहोगे सर केंद्रक नहीं पता, तो कोई बात नहीं, जब हम सेल पढ़ेंगे तो पता हो जाएगा। बहुत आसान सा चैप्टर होता है, कहोगे तो अगला सेल ही शुरू कर लेंगे। तो बहुत आसान। इन दोनों में केंद्रक नहीं होता, याद रखना है। ठीक है, तो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में दो प्रकार का, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स। इतना तो हमने इसके बारे में मोटे मोटे तौर पर जान लिया था। अभी डब्ल्यूबीसी को हम किस और नाम से जानते हैं ये भी आपको पता है, ल्यूकोसाइट्स। फिर डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ साइकिल होता है, जीवन अवधि होती है, ये 12 से 20 दिन की होती है। 12 to 20 डेज। 12 से 20 दिन में डब्ल्यूबीसी नष्ट हो जाते हैं और नए डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? बीमारियों से लड़ना। इसीलिए इसे शरीर में सैनिक का दर्जा दिया गया है, यानी कि सोल्जर ऑफ बॉडी कहा जाता है डब्ल्यूबीसी को। अब जब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, तो साथ के साथ ही ये बता देता हूँ कि अगर ये सनक जाए, ये पागल हो जाए, या डब्ल्यूबीसी में कुछ खराबी होने लगे, डब्ल्यूबीसी ज़रूरत से अधिक मात्रा में शरीर में पैदा होने लगे, तो नुकसान भी बहुत होता है। क्योंकि ये फिर शरीर के अंगों को, शरीर में काम की जो चीज़ें हैं उसको ही अपना दुश्मन मानने लगता है और उसको टारगेट करके उसको नष्ट करने लगता है। हमारे शरीर में कई प्रकार के ऐसे रोग होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम के खराब होने के कारण होते हैं, मतलब इम्यून सिस्टम के बिगड़ जाने के कारण होते हैं। अब देखो, इम्यून सिस्टम नहीं काम करे तो भी आपको आसानी से बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी वगैरह वगैरह की बीमारियां लग सकती हैं। और अगर इम्यून सिस्टम ज़्यादा काम करने लगे, ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो शरीर के अंगों को ही नष्ट कर सकता है। जैसे कि इम्यून सिस्टम ज़्यादा काम करने लगता है तो उसका एक सबसे बुरा उदाहरण आप देख सकते हैं, ब्लड कैंसर। उसमें क्या होता है? ल्यूकेमिया जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है? डब्ल्यूबीसी ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में शरीर में बनने लगता है, उसके कारण ब्लड कैंसर हो जाता है। कभी कभी ये जॉइंट्स को टारगेट करने लगता है, लोगों के जोड़ खराब होने लगते हैं। कभी कभी ये लीवर को, किडनी को, पेनक्रियाज को, मतलब सनकेगा तो किसी भी बॉडी पार्ट को टारगेट कर सकता है और उसको नष्ट करने की कोशिश कर सकता है। और उस रोग का कुछ नहीं किया जा सकता है, कोई इलाज नहीं। इम्यून सिस्टम दबाओगे तो दूसरी बीमारियां घेर लेंगी और इम्यून सिस्टम तो नुकसान करेगा। इसीलिए हमेशा ना सर रीजन क्या होगा इसका कि डब्ल्यूबीसी बढ़ेगी? हाँ जी सर रीजन क्या होगा डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होने का? ऑटोमेटिक बोला ना मैंने,
ऑटोमेटिक खराबी, भाई देखो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन के कांटेक्ट में, कभी आप डाइट ऐसी लेते हो जिसके कारण देखो शरीर पर ओवरलोड पड़ेगा तभी शरीर ओवर रिएक्ट करेगा। आप देखते हो ना किसी प्रकार का कुछ ऐसा पदार्थ शरीर में ले लो, सांस में या मुंह से या जैसे भी है, और वो शरीर में कुछ हलचल सी पैदा कर दे तो इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है उसके खिलाफ, आपको पूरे शरीर पर रिएक्शन की तरह दाने हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, ओवर रिएक्ट, ये इम्यून सिस्टम के ओवर रिएक्ट करने के कारण है। तो ऐसे ही मैं चलो एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। मैं घर में बैठा हूँ, दरवाज़ा है, दरवाज़ा फिरा के आता हूँ मैं और वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक खुल जाता है। फिर मैं उठ के जाऊँगा, उसको फिरा के आऊँगा, फिर वो धीरे से खुल जाएगा, फिर वो धीरे से खुल जाएगा। तो फिर मैं क्या करूँगा, एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूँगा, दरवाज़ा फिरा के कोई पत्थर लगा दूंगा, कोई वेट लगा दूंगा, स्टॉपर लगा दूंगा, कुछ ऐसा कर दूंगा। ऐसे होता है शरीर में। अगर आपका शरीर बार बार किसी बीमारी के संपर्क में आ रहा है, बार बार बीमार हो रहा है, हर 2-4-6 महीने पे तरह तरह की बीमारी पकड़ती है, तो शरीर को लगता है कि यार बार बार बीमार पड़ रहा है, इम्यून सिस्टम ना फिर ओवर रिएक्ट करने की कोशिश करता है, सोचता है कि चलो कुछ परमानेंट सोल्यूशन ढूंढते हैं, हम पहले से ही एक्टिव रहते हैं, उस चक्कर में फिर वो नुकसान कर सकता है। ये तो मैंने एक सिनेरियो बताया आपको, एक सिनेरियो, ठीक है। तो ये WBC का बेसिक आपने जान लिया ना, ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में क्या होता है, बोलो जल्दी बोलो, ग्रेनुलोसाइट्स में क्या क्या होता है, एसिनो, बेसो, न्यूट्रो, और अग्रेनुलोसाइट्स में क्या होता है, मोनोसाइट्स और मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। लिम्फो। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताई थी, RBC, चलो उसको एक सेकंड, अगर हम मोटे मोटे तौर पर ग्रेनुलोसाइट्स की बात करें, यानी कि तीनों की, एसिनो, बेसो और न्यूट्रोफिल तीनों की बात करें अगर, तो क्या होता है, ये इसमें सबसे ज्यादा, इसमें न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा होता है, सबसे अधिक। ग्रेनुलोसाइट्स में सबसे अधिक क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स, उससे थोड़ा सा कम एसिनो और उससे थोड़ा कम बेसो, है ना। ऐसी इनकी वो होती रहती है। अब ये आपको पता है बोन मैरो में बनता है, फॉर्मेशन इसका बोन मैरो में होता है, काम पता ही है आपको, ब्लड के अंदर मौजूद बैक्टीरिया को, वायरस को, या फिर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, या शरीर का खुद का कोई सेल खराब हो गया है उसको भी नष्ट करने का काम करते हैं ये, समझे। और अब जब ये ऐसा कुछ काम करते हैं तो बहुत सारे हानिकारक पदार्थ भी पैदा करते हैं। आपको पता है घर में चूल्हा जलता है तो भी उसमें से धुआं और गैस निकलती है, गाड़ी में इंजन चलता है तो भी धुआं और गैस निकलती है। तो ये भी जब शरीर में काम कर रहे हैं तो उस काम के दौरान जब ये, एक बात सोचना कि जब ये ग्रेनुलोसाइट्स किसी खराब कोशिका को खाएगा या किसी बैक्टीरिया वायरस को खाएगा, पचाएगा, तो कुछ तो बाहर फेंकेगा ना, अरे बोलो, फेंकेगा ना। हाँ जी सर। कहते हैं ना कि जैसा खाओगे वैसा निकालोगे, और वैसा ही व्यवहार हो जाता है। ऐसे ही डॉक्टर थोड़े यूरिन और स्टूल चेक करके बीमारी बता देते हैं रंग देख करके। तो जितनी हानिकारक चीज ये खाएंगे, ये तोड़ेंगे, उतना ही हानिकारक वेस्ट प्रोडक्ट ये पैदा करेंगे। इसीलिए जो भी वेस्ट प्रोडक्ट ये पैदा करते हैं शरीर से समय समय पर उसका उत्सर्जन आवश्यक होता है। इसीलिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और एक्टिविटी वगैरह करते रहनी चाहिए ताकि जितना पॉसिबल हो सके वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर निकलता रहे, जो वेस्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं ये जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं ना, ग्रेनुलोसाइट्स ये इनेट इम्यूनिटी देते हैं। इनेट इम्यूनिटी खास शब्द है याद रखने के लिए।
कौन सी इम्यूनिटी देते हैं ये? इनेट इम्यूनिटी। अब इनेट का मतलब होता है कि बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी हानिकारक पदार्थ के संपर्क में या जैसे ही आएंगे तो तुरंत उसको नष्ट करने लगते हैं। मतलब जैसे ही किसी हानिकारक पदार्थ के संपर्क में आएंगे उसको नष्ट करना शुरू कर देंगे। तो उसी समय जो तत्काल में ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज इनेट इम्यूनिटी। समझे? इनेट इम्यूनिटी, तात्कालिक। लेकिन जो दूसरे होते हैं, दूसरे ऑग्रेन्युलोसाइट्स की अगर बात करें, ये ऑग्रेन्युलोसाइट्स क्या करते हैं? ये भी साइटोप्लाज्म में ही मौजूद हैं, रक्त के मतलब पूरे कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं। अच्छा, ग्रेनुलोसाइट्स की बात करें तो ये WBC का 65% और ये WBC का 35% लगभग भाई कोई एकदम एग्जैक्ट नहीं होता, 60 से 65 कह सकते हो इसको, 35 से 40 कह सकते हो आप। 5% प्लस 5% माइनस की कोई बात नहीं होती, वो होता ही होता है। अब ऑग्रेनुलोसाइट्स में सबसे ज्यादा कौन है? मोनोसाइट्स। समझे? ये क्या है? सबसे ज्यादा। और उससे कम है लिम्फोसाइट्स। इसके साथ साथ कुछ इसमें मैक्रोफेजेस भी होते हैं। मैक्रोफेजेस ये और ये सब हानिकारक पदार्थों को खाने पचाने का काम करते हैं सब। ठीक है ना? प्रतिरक्षक प्रणाली में इनका अपना योगदान होता है। क्या ये प्रोवाइड करते हैं? एडेप्टिव इम्यूनिटी, खास शब्द है, याद रखना, एडेप्टिव इम्यूनिटी। देखो, इनेट मतलब तात्कालिक और एडेप्टिव मतलब जो एक बार जो इम्यूनिटी मिली है इसको आगे भविष्य में याद रखना। समझे? मतलब अभी जिस बीमारी से लड़के प्रतिरोधक क्षमता शरीर में पैदा हुई है उसको भविष्य में याद रखना। और एडेप्टिव इम्यूनिटी पे ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम काम करता है। कैसे कोविड की वैक्सीन लगवा रहे हो सारे? जैसे ही कोविड की वैक्सीन आपके शरीर में जाती है ना, कहीं पर डेड वायरस वाला है, कोवैक्सीन है, कोविडशील्ड है, क्या है ये? डेड वायरस है या उसका दूसरा सिंथेसिस रूप है, आर्टिफिशियल रूप है, वो शरीर में जाता है। शरीर को लगता है कि ये हानिकारक पदार्थ शरीर में आया, शरीर उसको नष्ट करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। और शरीर को पता चल जाता है कि इसको नष्ट करने में मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना असला बारूद लगेगा, सब कुछ उसे दिमाग में हमारा शरीर नोट कर लेता है। और फिर भविष्य में कभी वो चीज, वो वायरस, वो बैक्टीरिया दोबारा अगर हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर की इम्यूनिटी को पता होता है कि उससे कैसे लड़ना है। अरे यार वो पहले भी आया था, हाँ वो पहले भी आया था, उसके आने से शरीर में इतनी तबाही हुई, इतनी खलबली मची थी, उसको ऐसे नष्ट करना है। ये याद रखता है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम। दैट इज एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी मतलब जो भी इम्यूनिटी आपको प्राप्त हुई है किसी बीमारी से लड़के, जो भी प्रतिरोधक क्षमता पहले प्राप्त हुई है उसको आगे के लिए याद रखना और भविष्य में बीमारी होने से रोकना, ये है एडेप्टिव इम्यूनिटी। देखो, कभी भूलने की तो बात ही नहीं है। एडेप्टिव का मतलब ही क्या होता है? एडेप्टिव का मतलब होता है अनुकूलित। अनुकूलन का मतलब ढल जाने वाला, माहौल में ढल जाने वाला, उसके हिसाब से काम होने वाला। समझ रहे हो ना? समझे कि नहीं? क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. यस सर। अच्छा, अगर इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं तो देखिए, इम्यूनिटी के लिए हमारे शरीर में उसी खून के अंदर मास्ट सेल, डेंड्रिटिक सेल और नेचुरल किलर सेल, ये सब हमारे
इम्यून सिस्टम में पाए जाते हैं। नेचुरल किलर सेल प्लस इन्हीं की तरह एक और होते हैं नेचुरल किलर टी सेल। जल्दी से कोई बताए मुझे कि ये जो टी सेल है ये क्या है, ये टी सेल क्या है, बोलो। ये टी, हाँ ये टी लिम्फोसाइट का टाइप, टी लिम्फोसाइट। बताया तो मैंने आपको टी और बी। ठीक है, चलिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है सबको क्लियर? थोड़ा सा जूम करिएगा सर। यस सर। यस सर। क्लियर है सर। ये जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, ये क्या है? ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ये ब्लड का निर्माण करता है। समझे? क्या करता है? ब्लड का निर्माण। कहाँ पाया जाता है? बोन मैरो में पाया जाता है ये। समझे? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। अब ये दो प्रकार के होते हैं, मेलोइड प्रोजिनेटर और लिम्फोइड प्रोजिनेटर। अब आपको अगर ये नाम याद नहीं रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये याद रहना चाहिए कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होता है। मेरा मेन मकसद है आपको ये सब दिखाना, पर जो याद रख सकता है वो बहुत अच्छा है ना। कॉमन तो शब्द है, मेलोइड प्रोजिनेटर और लिम्फोइड प्रोजिनेटर, ये इनके नाम है। अभी देखो मेलोइड प्रोजिनेटर में क्या बनता है? एरिथ्रोसाइट। ठीक है, एरिथ्रोसाइट मतलब, एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी। आरबीसी। मास्ट सेल, अभी मैंने आपको बताया इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, अभी लिखा था मैंने। मेलोब्लास्ट, ये जो मेलोब्लास्ट है इसके ये डब्ल्यूबीसी का रूप बता रहा है ये मेलोब्लास्ट। मेलोब्लास्ट ऐसे याद रखो, ब्लास्ट कर देता है सब कुछ खा पी के धमाके के साथ खत्म। अब मेलोब्लास्ट के अंदर बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, मोनोसाइट्स, और यही मोनोसाइट का ही एक रूप है मैक्रोफेज, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है ना। और आपको बताया मैंने कि डब्ल्यूबीसी के अंदर लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, पर वो लिम्फोसाइट्स निर्माण अलग हो रहा है लिम्फोइड प्रोजिनेटर से। ठीक है, देखो लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा कोशिकाओं में रहता है। और नेचुरल किलर सेल, इनका भी काम वही है, ढूंढ ढूंढ के रक्त के अंदर से, शरीर के अंदर से ढूंढ ढूंढ के नष्ट करना, हार्मफुल पदार्थों को नष्ट करना। ठीक है ना। और थ्रोम्बोसाइट्स, जिसको कि हम प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं, ये मेगा कैरियोसाइट्स से बनता है। अभी देखिए आपको क्या याद रखने की जरूरत है। आपको याद रखना है, आपको याद रखना है मेलोइड प्रोजिनेटर और लिम्फोइड प्रोजिनेटर। चलो ये ना भी याद रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस इतना देख लो कि शरीर के अंदर एरिथ्रोसाइट्स हैं, आरबीसी जिसको कहते हैं, मास्ट कोशिका है, और मेलोब्लास्ट। अगर मेलोब्लास्ट नहीं भी याद रहता आपको तो भी देखो, ये शब्द मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये शब्द इसलिए दिखा रहा हूँ कि चलते फिरते रिवीजन के दौरान एक दो बार देखोगे, चार बार देखोगे, दिमाग में रहेगा। नौकरी से मतलब है ना। अगर एग्जाम में आ जाए तो आप देख के टिक करने लायक हो, बाकी फिर बाद में जीवन भर थोड़ी याद रखने को कहा जा रहा है। जीवन भर तो आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स वगैरह वगैरह याद रहेगा ही, जो बहुत कॉमन शब्दों में यूज होता है, कॉमन लैंग्वेज में। लेकिन एक बार दो बार इन चीजों को भी देख लो, ताकि अगर टकरा जाए तो देख के लिखने लायक हो सको।
ठीक है ना। तो इसमें बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, मोनोसाइट्स। और याद रखना लिम्फोसाइट्स अलग है, लिम्फोसाइट्स का निर्माण अलग होता है, लिम्फोसाइट्स का निर्माण अलग होता है। ठीक है, सिर्फ एक लिम्फोसाइट के लिए ही लिम्फॉइड प्रोजीनिटर है, समझे, सिर्फ एक लिम्फोसाइट के लिए ही लिम्फॉइड प्रोजीनिटर है, वरना बाकी सब के लिए मेलॉइड प्रोजीनिटर है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड की बात की मैंने आपको, ठीक है ना। अगर ब्लड की बात करते हैं तो ये भी देख लो जरा, ताकि यहां से अच्छे से दिमाग में आ जाए, बिल्कुल अच्छे से, तो कभी ना भूलो। ये बात देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रक्त की बात करते हैं हम, 45% में क्या है, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। दिखाई दे रहा है सभी को कि नहीं? यस सर। यस सर। 45% हाँ जी सर। डब्ल्यूबीसी, यस आरबीसी सर। और प्लेटलेट्स हैं, और 55% में प्लाज्मा है, बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है ना। उस प्लाज्मा में भी 90% पानी, कितना, 90%। अब हम प्लाज्मा को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसी तो हो गया, प्लेटलेट्स को डिस्कस करना है, पर ये सामने डायग्राम दिखाई दे रहा है तो मैं आपको प्लाज्मा बता देता हूं पहले, फिर प्लेटलेट्स बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए, प्लाज्मा में 90 से 92% तक पानी होता है, अक्सर मैं 92 ही लिखता हूँ, 92 ही टिक मारता हूँ, पर 90 to 92% पानी होता है, ध्यान रखना है। बाकी बचे 8% में सब कुछ मिला हुआ है, ये सब कुछ 8% में क्या है, प्रोटीन। अब आप सोचो कैसा प्रोटीन, शरीर का कण कण प्रोटीन से बना हुआ है, चाहे वो मांसपेशी हो, चाहे वो हड्डी हो, चाहे वो खून हो, खून के अंदर कुछ भी, सब कुछ प्रोटीन से बना हुआ है। हार्मोन्स जो हमारे शरीर में ग्रंथियों से पैदा हो रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब कि जो भी नमक वगैरह आप खाते हो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह सब कुछ, पोषक तत्व, यानी कि जितने भी पोषक तत्व हैं, खाना पच के ग्लूकोज बना, अमीनो एसिड बना, फैट है, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, जो भी आपने खाना खाया, खाने को पचने के बाद जो भी कुछ बना है, मिला है, जो भी विटामिन हैं, जो भी मिनरल्स हैं, जो भी आप खा रहे हो, सब्जी से, फल से, जो भी, वो सब पोषक तत्व प्लाज्मा में ही तैर रहे हैं। वेस्ट पदार्थ, जो भी वेस्ट पदार्थ है, जैसे यूरिया, अमीनो एसिड, क्रेटिनिन, बिलिरुबिन। अब आप कहोगे कि सर बिलिरुबिन क्या होता है, ये क्रेटिनिन क्या होता है, ये अमीनो एसिड क्या होता है, तो इनके बारे में जब जब जहां जहां आते जाएंगे हम पढ़ते जाएंगे, समझे। बस यहां पर आपको नाम याद रखने हैं, यही तरीका होता है याद रखने का। जब जितना जरूरत है उतना याद करो, फिर जब आएगा उसका और डिटेल याद करो, जब आएगा और डिटेल याद करो, ठीक है। जो गैसेज हैं हमारे शरीर में, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह, जो भी गैस सांस ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, सांस लेने के बाद फेफड़ों में जो भी गैस जा रही है वो खून के जरिए ही जाता है सारे शरीर में। तो खून में भी कौन ले जाता है, प्लाज्मा। कल मैंने आपको बताया था, प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड को ढोने का मेन काम, देखो ऑक्सीजन को ढोने का मेन काम तो कर रहा है कौन, आरबीसी, लेकिन प्लाज्मा भी ढोता है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले जा रहा है, मेनली प्लाज्मा, पर आरबीसी भी ढोता है, ठीक है ना। आयंस जितने भी मैंने अभी ऊपर कहा था, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जितने भी आयंस हैं सारे, क्लोरीन, आयरन, फॉस्फेट, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट, आयरन। अब आप केमिस्ट्री वाले तो हो नहीं, तो इनके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि ये आयंस भी प्लाज्मा में घुले होते हैं, प्लाज्मा इन्हें ढोता रहता है। अच्छा, ये जो 3 मुख्य प्रोटीन हैं, इनके नाम जरूर याद रख लो, यहीं से याद रख लो, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। एल्बुमिन का काम है
ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखना। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब खून के अंदर पानी का संतुलन बनाए रखना, कब पानी ज्यादा बाहर निकालना है शरीर से और कब पानी को शरीर में रोकना है, इसका काम करेगा एल्बुमिन। एल्बुमिन प्रोटीन। देखो आप बहुत ज़्यादा पानी पी लो, अगर आप, ये ठंडी का मौसम है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 2 गिलास पानी पी लो, देखो कि 2 घंटे में 5 बार टॉयलेट के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि शरीर का सिस्टम समझता है, देख रहा है तापमान कम है, हार्मोन्स रिलीज होंगे, एल्बुमिन का निर्माण होगा तेजी से, ये सभी अपना काम करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा पानी बाहर निकालेंगे। तो एल्बुमिन का काम क्या है? मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि खून में पानी के संतुलन को बनाए रखने का काम करता है। पानी खून में ही रहता है मेनली, याद रखना। बाकी शरीर के किसी हिस्से में पानी जमा हो जाए तो उसे हम बीमारी कहते हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है उसे कौन सी बीमारी कहते हैं? अगर खून को छोड़ के शरीर के किसी हिस्से में पानी जमा हो जाए तो उसे कौन सी बीमारी कहते हैं? कैन एनीवन टेल? एडीमा। एडीमा, एडीमा याद रखना। ठीक है, अगला ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन का काम है एंटीबॉडी का निर्माण करना, प्लाज्मा में ही है। अब देखो कौन बनाता है एंटीबॉडी? मेनली अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए, मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ एंटीबॉडी कौन बनाता है, तो आप मेनली बोल दोगे प्लाज्मा। कैसे याद रहेगा प्लाज्मा? ग्लोबुलिन प्लाज्मा में पाया जाता है, तो एंटीबॉडीज का निर्माण प्लाज्मा में हो रहा है ग्लोबुलिन की मदद से। और किसके कारण होता है? जैसा एंटीजन रहता है आरबीसी में, उसी के अपोजिट एंटीबॉडीज होते हैं। प्लस जो कुछ बाहर से शरीर में गया, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, कुछ भी उसके खिलाफ भी एंटीबॉडी का निर्माण होता है ग्लोबुलिन में, मतलब ग्लोबुलिन करता है प्लाज्मा में। और तीसरा फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन के बारे में विस्तार से जानेंगे हम अभी जब हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। फिब्रिनोजन का काम है खून को जमाने में मदद करना। ठीक है, तो आइए प्लेटलेट्स को जान ही लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि क्या सीन है। बंद कर गेट बंद कर। चलिए, अरे तो चल ही रहा है। बहुत खूब। अब आपके आगे मैंने प्लेटलेट्स लिखा है, लेकिन इससे पहले मैं पीछे का पूछना चाहता हूं। बताओ तो जरा मुझे, डब्ल्यूबीसी के अंदर सबसे बड़ी कोशिका क्या है? बोलो सर मोनोसाइट। मोनोसाइट। लिम्फोसाइट कौन बोला था भाई? मोनोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? अरे ग्रेनुलोसाइट्स। नहीं, ग्रेनुलोसाइट्स तो पाया जाता है। ग्रेनुलोसाइट्स में भी कुछ मैंने नाम बताया था। सर क्या बताया था डब्ल्यूबीसी में? एसिनोफिल बेसिल। न्यूट्रोफिल सबसे अधिक। न्यूट्रोफिल सर। ठीक है, और दो चार नाम आपको याद हैं? मास्ट सेल, डेंड्रिटिक सेल, नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर टी सेल, ये सभी। नेचुरल किलर। मैंने आपको बताया कि लिम्फोइड प्रोजेनिटर, इसी में लिम्फोसाइट के निर्माण होता है। बाकी सब कुछ का निर्माण किस प्रोजेनिटर में होता है? किस प्रोजेनिटर में होता है बोलो? मेलोइड। लिम्फोसाइट। क्वेश्चन रिपीट कर दी। ठीक है,
यानी कि आरबीसी, सर क्वेश्चन नहीं समझता है। प्लेटलेट्स, इन सब का निर्माण मेलोइड प्रोजेनिटर में और लिम्फोसाइट्स का लिम्फोइड प्रोजेनिटर में। चलिए प्लेटलेट्स की बात करते हैं। प्लेटलेट्स, इसका दूसरा नाम जल्दी बोलो, बोलो। थ्रोम्बोसाइट Thrombocytes. थ्रोम्बोसाइट। इसका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स। Thrombocytes. इसकी लाइफ साइकिल 8 से 10 Thrombocytes. दिन 8 से 10 दिन इसकी लाइफ साइकिल होती है। कई जगहों पे किताब पे आपको कुछ भी देखने को मिले, कुछ भी, पर इसे जरूर याद रख लो। अलग अलग किताब पे नेट से जगह जगह से खोज खाज के और पढ़ के और तब जाकर के एक कॉमन, मतलब एक फाइनल डिसीजन, इसका 8 से 10 दिन, उसका 12 से 20 दिन और आरबीसी का 100 से 120 दिन। जैसे ही शरीर में कोई कट लगेगा या कहीं भी कट लगे, कट जाए, फट जाए, तो तुरंत वहां पर ब्लड निकलने लगता है। और जैसे ही वहां पर खून बाहर निकलने लगता है, उस खून में मौजूद प्लेटलेट्स, क्या उस खून में मौजूद प्लेटलेट्स जमा कर, यानी कि क्लॉटिंग करके, क्या करके, क्लॉटिंग करके खून रोकने का काम करते हैं। इसीलिए हल्के फुल्के कट में आप देखते होगे, थोड़ा सा कट लगा, थोड़ी देर बाद ना वो वहाँ खुरंट सी बन जाती है, जम जाता है, प्लेटलेट के कमाल से। लेकिन अगर कट गहरा हो, कट ज़्यादा गहरा हो, जहाँ पर कुछ नस कट गई हो या कुछ ज़्यादा डीप टिश्यू हो, फिर वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है एक्सटर्नल सपोर्ट की। फिर हम या तो उसमें टाँका लगवाएं या उस पर मोटे मोटे कपड़े रख के वहाँ पर बहाव को कम करें, या फिर बर्फ़ लगाने से क्या होता है, नसें सिकुड़ जाती हैं, उनका मुंह छोटा हो जाता है, जो ब्लड वेसल्स हैं सिकुड़ के पतली हो जाती हैं, ताकि उसमें से ब्लड का फ्लो कम हो जाए, प्रेशर कम हो जाए। ऐसा कुछ करते हैं ताकि खून अपना काम कर पाए, खून यानी कि प्लेटलेट्स अपना काम कर पाए। चलो मैं आपको दिखाता हूं। ये दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। ये देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको? जैसे ही कोई रक्त वाहिका फटी, वहां पर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर काम करने लगता है। पीटीए, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। कौन? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि खून में, मतलब हमारे शरीर में ब्लड को जमाने का काम कौन करता है, या कहीं चोट लग जाए उस जगह खून को थक्का जमाने का या खून की क्लॉटिंग कराने का काम कौन करता है? आंख बंद करके प्रोथ्रोम्बिन लगा देना, प्रोथ्रोम्बिन। तो यहां पर एक एंजाइम्स रिलीज होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, पीटीए। ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कैल्शियम के साथ मिलकर, मतलब कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों मिलकर थ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं। किसका? थ्रोम्बिन। और फिर थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन के साथ मिलकर बनाता है फिब्रिन फाइबर्स। और ये जो देख रहे हो ना, जाल जैसा बन रहा है, और इस फिब्रिन फाइबर में रक्त की कोशिकाएं फंसने लगती हैं और वहां पर जमने लगती है। देखो जैसे ही ब्लड बाहर के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन बाहर हवा के कांटेक्ट में आता है, जमने लगता है। इसीलिए देख रहे होगे ब्लड डोनेट करते हैं, खून को बिल्कुल सील पैक करके ले जाते हैं और तापमान भी उसका खराब नहीं होने देते, वरना वो हवा के कांटेक्ट में आएगा तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेगा और काला पड़ने लगेगा, जम जाएगा। तो वही होता है, ये फिब्रिन फाइबर्स जो होते हैं, फिब्रिन, ये जाल बन जाता है और उस जाल में खून फंसता है, आरबीसी वगैरह फंसता है, और फंसने के बाद वो वहीं पर जमने लगता है और जम के उस एरिया को क्लॉट कर देता, मतलब उस एरिया को ब्लॉक कर देता हल्के फुल्के कट में। समझे? तो ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है? प्लेटलेट्स,
ठीक है ना, किसके साथ मिलके, प्लेटलेट्स प्लस कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है ना, कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन, किसका निर्माण कर दिया इन्होंने, थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन प्लस थ्रोम्बिन का फिब्रिनोजन, किसका निर्माण कर फिब्रिनोजन दिया इन्होंने, फिब्रिन फाइबर्स का, फिब्रिन जिससे फाइबर फिब्रिन फाइबर में ब्लड क्लॉट होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है। फाइबर इज एवरीथिंग क्लियर टू एवरीवन? यस Yes, sir. Yes, sir. यस सर Yes, sir. बहुत समझदार हो गए हैं बालक। हाँ जी, अभी आगे तो प्लाज्मा वगैरह के बारे में बता ही दिया मैंने आपको। आर्टरी, वेन और ब्लड कैपिलरीज के बारे में बताया था। इसमें से आर्टरी के बारे में मैं पूरी डेफिनेशन दे चुका था, वेन की पूरी डेफिनेशन दे चुका था, ब्लड कैपिलरीज बाकी है। बताओ कोई मुझे आर्टरी का क्या परिभाषा दी थी मैंने, जल्दी कोई है ऐसा जो एक लाइन में बता दे। सर ब्लड को यस सर डीऑक्सीजनेटेड बॉडी में ब्लड सर बॉडी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट होता तक, है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से हार्ट से लंग तक। बिल्कुल, आर्टरी का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी तक और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स तक। ऐसे ही वेन का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर से हार्ट तक और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट तक। तो हम ये कह सकते हैं कि आर्टरी दिल से बाहर ले जाता है एक शॉर्टकट में, और वेन दिल में लाता है। कैपिलरीज क्या हैं? कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स को जोड़ने का काम करती हैं, इंटरकनेक्शन का काम करती हैं। बहुत ही महीन कशेरुकाएं, ऐसे हिंदी में सर कशेरुकाएं केशिका कहते हैं ना सर। बहुत ही महीन होती हैं और कैपिलरीज वहाँ पाई जाती हैं जहाँ पर एब्जॉर्प्शन का काम हो, जहाँ पर एक्सक्रीशन का काम हो, जहाँ पर सिक्रेशन का काम हो, जहाँ पर फिल्ट्रेशन का काम हो। एब्जॉर्प्शन मतलब सोखने का काम जहाँ पर हो, जैसे कि खाना पच जाता है हमारी छोटी आंत में और वहाँ से पचे हुए खाने को सोखने का काम करती है। जैसे एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन का काम है, जैसे किडनी के अंदर पाई जाएगी। सिक्रेशन माने कोई चीज़ नई पैदा करना, जैसे हार्मोन्स वगैरह पैदा हो रहा है, एंजाइम्स पैदा हो रहे हैं उस जगह। फिल्ट्रेशन कहीं छानने का काम, किडनी में बताया मैंने ये अभी आपको। एक्सक्रीशन के लिए आप कह सकते हो यूटरस वगैरह, यूरिनरी ब्लैडर में, मूत्र थैली। और फिल्ट्रेशन जहां छानने का काम हो रहा है जैसे कि किडनी में। और एक्सचेंज ऑफ गैस जहां पर हवा का आदान प्रदान हो रहा है, जैसे कि लंग्स में। जब मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा तब आप जानेंगे कि किस तरीके से फेफड़े के चारों तरफ कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ होता है। तो कैपिलरीज का काम है, क्या काम है? इंटरलिंक करना। दिखाता हूं आपको, रुको, ये देखो। देखो दिखाई दे रहा है, यह है आर्टरी। आर्टरी की दीवार मोटी होती है क्योंकि इसमें क्या, ये दिल के सिकुड़ने के बाद प्रेशर से खून को बाहर ले जाता है। तो आर्टरी में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। यहाँ पर उंगली लगा के हम नापते हैं ना हार्ट बीट, आर्टरी है यहाँ पर देते हैं नाड़ी, आर्टरी है। आर्टरी पे ही आप आसानी से फील कर पाओगे पल्स रेट। तो आर्टरी में हाई प्रेशर होता है, इसीलिए आर्टरी की ये जो दीवार है, ये दीवार मोटी होती है और लचीली होती है।
देख रहे हो आप, इसका देखो कितना मोटा है और ये वेन का देखो पतला है। वेन में प्रेशर कम रहता है, इसलिए वेन की दीवार पतली होती है और कम लचीली होती है, और इन दोनों को जोड़ने का काम करती है कैपिलरीज, चैनल बना के, बिल्कुल पतली पतली पतले पतले चैनल बना के। समझे क्या? बोलो समझे क्या? यस सर। यस सर। चलिए अभी क्या, इसमें एक चीज और रहती है। अभी तो खैर हमने उसकी बात की ही नहीं, लिम्फेटिक सिस्टम की बात की ही नहीं, पर मैं इसमें एक दो चीजें बचती हैं वो करा दूं, उसके बाद एक क्लास में लिम्फेटिक सिस्टम, तो फिर सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसका उपयोग करते हैं दिल की धड़कन को मापने के लिए। मतलब वो जो दिल जब धड़कता है तो उसकी स्थिति क्या है, ये ग्राफ के रूप में हम पता कर पाते हैं। समझे? कैसे दिल काम कर रहा है, उसकी जो वर्किंग है वो ग्राफ के रूप में हमें इससे पता चल जाता है। ठीक है ना? क्योंकि देखा होगा आपने, कहीं भी कोई भी सर्जरी करनी हो या डॉक्टर को कोई भी इलाज करना हो जिसमें मेजर मैटर, मतलब या तो सर्जरी वाला केस हो या कुछ भी, ईसीजी पहले वो करवाता ही करवाता है। एक दो कॉमन चीजें और आपको पता होनी चाहिए कि ब्रेडिकार्डिया, मैंने देखा है एग्जाम में आए हुए, ये बड़े कॉमन शब्द हैं, पता होना चाहिए। ब्रेडिकार्डिया, टैचिकार्डिया, ये दोनों पता होना चाहिए आपको। ब्रेडिकार्डिया का मतलब जब हृदय की गति सामान्य से कम हो जाए। मतलब एक आम इंसान जिसके नॉर्मली हार्ट बीट 70-72 रहता है ना, हार्ट रेट पर मिनट 70-72 रहता है, उसका अगर 60 से कम चला जाए तो हम कहेंगे कि उसको ब्रेडिकार्डिया है। मतलब हमेशा ही उसका 60 से कम रहने लगे तो हम कहेंगे उसको ब्रेडिकार्डिया है। और देखो, एक खिलाड़ी है जिसका नॉर्मल ही 50-55 रहता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूं, उसको तकलीफ हो सकती है। पर हाँ, मैं ये कह दूं कि भाई ये तो एक एथलीट है, एक मजा हुआ खिलाड़ी है, इसका हार्ट रेट ब्रेडिकार्डिया मोड में ही रहता है, ये लाइन मेरी सही होगी। इसका हार्ट रेट ब्रेडिकार्डिया मोड में ही रहता है। ब्रेडिकार्डिया मोड मतलब नॉर्मल 60 से कम में ही रहता है, उतने में ही इसका काम चलता है, फर्स्ट क्लास। ठीक है ना? टैचिकार्डिया, टैचिकार्डिया का मतलब है कि जब हृदय गति सामान्य से अधिक हो जाए, यानी कि 80 से अधिक अगर किसी की हार्ट बीट रहने लगे तो हम उसे कहेंगे टैचिकार्डिया। ये भी खराब है, इसको भी बीमारी के तौर पर ही देख सकते हो आप। और एक शब्द होता है अरिदमिया। अब रिदमिया मतलब रिदम, रिदम मतलब ताल। ये शब्दों का ही तो फेर है, जिसने शब्दों का फेर जान लिया उसका क्या कुछ बढ़िया एकदम। रिदम माने ताल, जब हृदय की ताल खराब हो जाए, कभी कम तो कभी ज्यादा। समझे? नॉर्मली कभी कम रहने लगे, कभी ज्यादा रहने लगे, कभी कम कभी ज्यादा, दैट इज अरिदमिया। ये भी खराब स्थिति होती है, हम समझे? तो इसे भी हम ठीक में कंसीडर नहीं करते हैं। अभी आगे क्या है, एक शब्द और है इस्चीमिया, ये थोड़ा जान लेना है। इस्चीमिया क्या होता है? जब शरीर के अंगों में रक्त की पूर्ति ठीक से ना हो, जब रक्त की पूर्ति ठीक से ना हो पाए तब हम कहते हैं उसको इस्चीमिया। मैं आपको एक बढ़िया उदाहरण देता हूं, दिमाग में बस जाएगा। आपने सुना होगा सांप काट ले, फटाक से उसे बांधो कस के, लेकिन मेडिकल साइंस मना करती है, सांप अगर काट ले तो उस जगह बहुत ज्यादा कस के नहीं बांधना चाहिए।
क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता लोग कितना कस के बांध रहे हैं। मान लो सांप ने काटा है और लोगों ने वहाँ उस एरिया को बहुत बहुत ज़्यादा कस के बांध दिया। इस एरिया को मान लो इस एरिया को बहुत ज़्यादा कस के बांध दिया, खून का सप्लाई बिल्कुल रोक दिया। तो खून का सप्लाई आगे के हिस्से में अगर रुक जाएगा और ज़रूरत से ज़्यादा समय तक खून का सप्लाई रुका रहेगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी इन हिस्सों में, और इन हिस्सों में कोशिकाएं नष्ट होने लगेंगी। समझे? और ये अंग हो सकता है कि खराब हो जाए, बेकार हो जाए, काट के हटाना पड़े, कई सारी चीजें हो सकती हैं। तो बांधो मतलब इतना कि थोड़ा बहुत सप्लाई तो हो, ऑक्सीजन तो हल्का बहुत पहुंच पाए। और यही इसी में अगर हृदय में होने लगे, मान लो हृदय को, मैं ये मेरा सवाल ध्यान से समझना, हृदय पूरे शरीर को खून दे रहा है, सारे शरीर की का खर्चा पानी देख रहा है, हृदय का खर्चा पानी कौन देखेगा भाई? हृदय खुद तो अपना खर्चा पानी नहीं देख रहा होगा ना कोई सिस्टम तो होगा। मैं बैंक का मैनेजर हूं मान के चलो, और मेरे पास सब जगह से पैसा आता है, सबका पैसा मेरे गल्ले में ही आता है और जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपनी तनख्वाह भी उसी गल्ले से निकाल लूंगा, मेरी तनख्वाह का भी एक चैनल होगा। ऐसे ही हृदय में भी चारों तरफ से, मतलब हृदय चारों तरफ खून भेज रहा है, पर हृदय को भी रक्त की पूर्ति करता है। बताओ कौन सी आर्टरी हृदय को ब्लड सप्लाई देती है? सर कोरोनरी आर्टरी। आर्टरी। अगर ये ब्लॉक होने लगे तो हृदय को ब्लड का सप्लाई कम होने लगता है, दिक्कत हो जाती है। इस्चीमिया की कंडीशन अगर हो जाए तो मौत भी हो सकती है। ठीक है ना? तो ये कुछ कॉमन हैं टर्म्स, आप याद रखेंगे। बचता है हमारा, हाँ एक चीज और बता दूं, एंजीना। एंजीना लास्ट। एंजीना में क्या होता है? हृदय में रक्त कम जाने लगता है, कम। इस्चीमिया तो है ही है, शरीर के किसी भी हिस्से में कम रक्त पहुंच रहा है, लेकिन एंजीना मतलब हृदय में रक्त का सप्लाई कम हो जाना, इसमें छाती में दर्द महसूस होना, तीखा दर्द, अक्सर रात को होता है। समझे? तो वो एंजीना की कंडीशन होती है। एंजीना मतलब हृदय में रक्त का सप्लाई कम पहुंचना। तो चलिए इतना ही, फिर अगली क्लास में लिम्फेटिक सिस्टम खत्म करा दूंगा, और हाँ फिर उससे फिर सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है?